प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है जीमैन इफेक्ट। और आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। मैं लिख देता हूं, क्वांटम थ्योरी of normal जीमैन इफेक्ट। प्यारे बच्चों, बहुत बार आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। इसे आज हम बहुत ही सिंपल 4 स्टेप में करने वाले हैं। अगर आप एक बार पूरा लेक्चर देख लेंगे तो एक बार में आपका ये आर्टिकल तैयार हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ये नॉर्मल जीमैन इफेक्ट क्या है। देखिए, एक स्पेक्ट्रल लाइन होती है और उसके अक्रॉस जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, सूटेबल वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट लाइन गेट स्प्लिट्स अप इनटू 3 कंपोनेंट्स। वन इज ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जिसे हम पाई कंपोनेंट कहते हैं, एंड अदर्स 2 कंपोनेंट्स जिन्हें हम सिग्मा कंपोनेंट्स कहते हैं। दे आर सिमेट्रिकली सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस सेंट्रल लाइन और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। और ये इनके बीच में गैप भी हमने आपको बताया था, ये जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पूर्ण रूप से समझा रखा है। ये तो तब है जब हम इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हम इसे फील्ड के पैरेलल में ऑब्जर्व करें तो ये जो सेंट्रल लाइन होती है ये डिसअपियर हो जाती है और हमें 2 जो सिग्मा कंपोनेंट सिर्फ वो अपीयर होते हैं, और वो भी सर्कुलरली पोलराइज्ड होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। खैर, ये बातें तो हमने आपको बता रखी है। पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो फार्मूला आपको याद होगा, ml.b कह सकते हैं इसे हम, या फिर -μl/b cos थीटा होता है। प्यारे बच्चों, बस ये है। मैं ये अब बताऊंगा कि ये कैसे आया, ये भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो हमें म्यूएल की जरूरत पड़ेगी, ये कहां से आता है, और एक ये कोस थीटा क्या है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, बस फिर इसमें रख देंगे और देखिए आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। तो ये तो मैं तो भूमिका बनाई है, अब बिल्कुल इजी स्टेप में हम इसको लेके चलते हैं, साथ साथ लिखते जाना। देखिए, हम एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम कंसीडर करते हैं। कंसीडर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वो इलेक्ट्रॉन, and this electron revolves round the nucleus in an orbit, and angular momentum due to this orbital motion is called orbital angular momentum, and corresponding magnetic moment is called orbital magnetic moment। ये हमने आपको पहले से बता रखा है। अच्छा, एक और बात कि ये जो एटम है ये एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है। जिस तरह से ना एक सर्कुलर कॉइल ले, उसमें से हम करंट पास करते हैं तो वो एक करंट लूप बन जाती है और वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही काम करता है। ठीक है, और इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, हम वो भी लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना भी पड़ता है तो हम कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल, जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो आप लिख दीजिए। आप कैसे लिखेंगे? इन one valence electron atom, the electron revolves in orbit around the nucleus and possess the orbital angular momentum and corresponding मैग्नेटिक मोमेंट। ये प्यारे बच्चों, जैसे इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो क्या होता है?
म्यू एल से हमसे लिखते हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे। और ये जो इट बिहेव लाइक ए करंट कैरिंग कॉइल, और आप जानते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल जो है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, यानी मैं वो भी लिख देता हूं, इट बिहेव लाइक ए करंट कैरिंग कॉइल, इट एक्ट, और ये जो करंट कैरिंग कॉइल है तो ये किसकी तरह काम करता है, इट एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। अब आगे होगी समझ में, आपने पैचिल लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है कि ये कैसे काम कर रही है, ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करती है। ये तो ही सिंपल बात। अब हम इस डाइपोल को उठा करके अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है और उसकी कुछ मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी होती है। वो क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। चलिए याद कीजिए क्या थी। मान लो हमारे पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, आपने ये एक्सप्रेशन लोअर क्लासेस में ड्राइव भी किया हुआ है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसमें हम इस डाइपोल को रख देते हैं। ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है कोई भी, जैसे सपोज कीजिए इस टाइप से ये हमारा कोई मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है, वो म्यू एल है। म्यू एल इसका क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल में, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी। और जैसे ही हम इसको इसमें रखते हैं तो क्या होता है कि इस पर एक टॉर्क एक्ट करता है। कितना एक्ट करता है इस पर, एक टॉर्क एक्ट करता है। और वो टॉर्क कितना होता है वो आपको पता है, वो होता है म्यू एल बी साइन थीटा। इस टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करने में जो एनर्जी लगती है उसे हम मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी कहेंगे, या यूं कहिए कि रोटेट करने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी। यानी कि ऐसे जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो इस वर्क डन के बराबर हो जाएगी, टॉर्क इनटू थीटा। मान लो इसको स्मॉल एंगल पर रोटेट करते हैं थीटा और टॉर्क, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और टोटल वर्क डन जब निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ गया। यानी कि टॉर्क की ये वैल्यू अगर हम रख दें तो ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, और इसको हमने कर दिया इंटीग्रेट, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो म्यूअल साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस ले लेते हैं, बी कोस थीटा होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, मैंने वो लिख दिया तो ये हो गया। ठीक है, अब आपको समझ गया, ये मैंने शुरू में भी लिखा था, यानी कि एक तो हमें म्यूअल चाहिएगा, एक हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिएगी, और ये है मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी। मैं लिख देता हूं यहां पर, मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी। तो प्यारे बच्चों ये कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था, माइनस म्यूअल बी कोस थीटा। ये है इक्वेशन हमारे पास। अब कोई मुश्किल नहीं, एक हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी, इसमें रख देंगे, हमारे पास ये मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी। चलिए, अभी मैंने बात कर रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में रिवॉल्व करता है तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, करंट कैरिंग कॉइल की तरह काम करता है, और उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसे हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और वो कितना होगा, ये पीछे लेक्चर में हमने डिराइव किया हुआ है, दी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, कितना होता है प्यारे बच्चों बताइए, म्यूअल कितना बताया था हमने आपको, माइनस ई बाई 2m और l, ये होता है। और ये जो l, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो l है ये किसके बराबर, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ठीक है,
और इसको तो आप जानते ही हैं, हम L स्टार H/2 से लिखते हैं। ये हो गई बात। खैर, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें। तो रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो ये म्यू एल कितना हो जाएगा यहाँ पर, म्यू एल यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस E/2m इंटू एल स्टार H/2 पाई। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखिए कि जैसे ही हम किसी एटम के अक्रॉस या कहिए स्पेक्ट्रल लाइन के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये देखिए, ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, और जैसे ही हम, ये हमारा L स्टार समझ लीजिए, ये L है, एंड इट स्टार्ट्स टू प्रेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यही तो हमने आपको बताया था कि व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, the L start to presses about the direction of external magnetic field, and this is the theta and this is ML। ठीक है, यहाँ से अब हमारा सेकंड स्टेप जो कोस थीटा है ना, वो भी आ जाएगा। तो बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा? ये जो ML है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ L स्टार इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए, इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा? बेस यानी कि ML अपून ये L स्टार ऐसे, ये चीज़ आप यहाँ रख दीजिएगा। अब देखिए, हमारे पास म्यू एल की वैल्यू भी पता है, यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और कोस थीटा की वैल्यू भी हमें पता है इक्वेशन नंबर 3 से। पुट द वैल्यू ऑफ म्यू एल एंड कोस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो बताइए कितना होगा? मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी, मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी? ये देखिए, माइनस, देखो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, देखो समझ में आना चाहिए आपके। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि इस म्यू एल के स्थान पर हम ये रखने जा रहे हैं, रख देते हैं, तो ये तो हो गया प्लस। हम लिखेंगे E/2m L स्टार H/2 पाई, और B, ये P तो ऐसे ही है, हमने भी लिख दिया, और कोस थीटा के स्थान पर हम लोग लिखेंगे ML/L स्टार। ये जो चीज़ कटती है ना प्यारे बच्चों, इनको काट दीजिए, ये कट कैंसिल हो गया है, और जो बचती है ना वो लिख दीजिए। देखो क्या बच रहा है, E बच रहा है, हमने E लिख दिया, ये देखिए, और B एक ये बचा हुआ है, हमने भी लिख दिया है, और नीचे देखिए 2 2 जा 4 लिख दिया, 4 पाई भी है, और M, और साथ में बच रहा है हमारे पास H/ml। ये देखिए H/ml, बाकी सब हमने लिख दिया है। तो ये चीज़ आ गई है। तो प्यारे बच्चों, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको फिर आगे आपको समझाते हैं। इफ E0 इज दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फील्ड फ्री लेवल। प्यारे बच्चों, जब हमने फील्ड नहीं लगाया था तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी थी, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? ये देखिए, एंड दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड B, वो कितनी हो जाएगी? देखिए E, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, E0 तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तब थी, तो इसमें से वो चीज़ आप घटा दीजिए, कितनी? EB/4πm, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखने की है प्यारे बच्चों यहाँ पर, कि मान लो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। आप जानते हैं ना कि कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन हमें तब ऑब्जर्व होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है,
और इसको मैं ये मान लेता हूँ कि ये हमारा लेवल है इस तरीके से, ये एक लेवल ई एल डबल डैश और इसको कह देते हैं ई एल डैश। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो एनर्जी मिलती है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि इस लेवल की एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर लिख दीजिए नाउ। आप बताइए कि ई एल डबल डैश, मान लो हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए लिख दीजिए ई नोट डबल डैश माइनस ई बी अपॉन 4 पाई एम एच और एम एल डबल डैश। बाकी देखिए ये तो सारे कांस्टेंट है ना, ई बी 4 पाई एम एच वगैरह ये तो सब कांस्टेंट है। ये इस लेवल के लिए मैंने लिख दिया है। इस लेवल के लिए यहां पर भी लिख देते हैं ई एल डैश। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ट्रांजिशन इज टेक्स प्लेस फ्रॉम द लेवल ई एल डबल डैश टू ई एल डैश। ठीक है, तो ये चीज यहां पर भी मैं लिख देता हूं ई नोट डैश माइनस ई बी अपॉन 4 पाई एम, और आपको बताया था ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में, अभी बताऊंगा आपको, एच इंटू एम एल डैश। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो कितनी एनर्जी उसमें इमिट होगी, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दिस माइनस दिस इक्वेशन गिव्स अस दैट ई एल डबल डैश माइनस ई एल डैश। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन, इसको मान लो मैं इक्वेशन नंबर 4 कह लेता हूं और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 गिव्स, बहुत ही सिंपल। क्वांटम मैकेनिक्स की से जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे ही नाम आता है ना क्वांटम मैकेनिक्स का, तो हमें ऐसे लगने लगता है कि ये तो जी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसे ही उनकी जो एक्सप्रेशंस वगैरह हम लोग ड्राइव करते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है? सिंपल सी बात, पहले हमने बेसिक बातें बताई, फिर हमने मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी निकाली जो थी माइनस म्यू एल बी कोस थीटा, फिर हमने कोस थीटा और उनकी वैल्यू निकाल के रख दी है, तो ये वाली हमारे पास आ गई है। और ये देखिए इनको हम अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। ये अपने आप ये स्टेप आपको आते चले जाएंगे, आपका आर्टिकल एक बार में ही तैयार हो जाएगा, जैसा मैंने आपसे वादा किया है। यहाँ से देखिए बेटे, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए ई बी अपॉन 4 पाई एम और एच बी है, और यहाँ ब्रैकेट में हमें मिलेगा एम एल डबल डैश। ये देखिए एम एल, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें ना, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल डैश माइनस एम एल डबल डैश। ये देखिए ये, क्योंकि इसमें से ये माइनस में है और ये प्लस, तो ये हम प्लस कर देते हैं, और ये डबल डैश और ये सिंगल डैश हो जाएगा। यहाँ से एक काम और करते हैं, इस h को जो है हम थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। कैसे? ये देखिए ई एल डबल डैश माइनस ई एल डैश डिवाइड बाई एच। जैसे इसको h से डिवाइड किया, इसको भी h से डिवाइड कर देते हैं। ये चलिए ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। और जब हम इसको h से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं पता है, इस इक्वेशन को थ्रू आउट h से डिवाइड कर रहे हैं। तो ई नोट डबल डैश माइनस ई नोट, ये आ गया डिवाइडेड बाई एच, ये हो गया हमारे पास, प्लस यहां से देखिए ई बी अपॉन 4 पाई एम, ये लिख दिया। ये जब इसको हम एच से डिवाइड करेंगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देते हैं डेल्टा एम एल। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। और प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता ही है ना कि E इजिकल टू एच म्यू होती है। जैसे यहाँ से जो एनर्जी हमें लिबरेट होगी वो एच म्यू से होगी, तो फिर म्यू किसके बराबर हो जाएगी, E बाई एच। यहाँ पर वही तो है, ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं म्यू एल एंड इट इज इक्वल टू म्यू नोट। और यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो आपको पहले ही मैंने बता रखा है, ये क्या है, लार्मर फ्रीक्वेंसी इनटू डेल्टा। अगर हम इसको वैसे लिख दें तो यहाँ पर माइनस साइन भी हो सकता है। जब हम इसको एम एल डैश माइनस एम एल डबल डैश कर देंगे, देखिए यहाँ से जब इसमें से तो ये नेगेटिव में आ जाएगी तो यहाँ माइनस रह जाएगा। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है।
तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई और यहाँ पर ये जो म्यू एल हमने किसके स्थान पर रखा है, इसके स्थान पर, जिसको हमने लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं लिख भी देता हूँ आपको यहाँ पर, देखिए वेयर म्यू, यहाँ पर देखिए यार बच्चों, म्यू एल इट इज इक्वल टू ई बी अपॉन 4 पाई एम इज दी लार्मर फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, ये हो गई। ये इक्वेशन अब आपको याद रखनी है। एक चीज और यहां पर हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं हो रहा कि हो रहा है, किस लेवल से किस लेवल में आते हैं, उसमें कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं विच गवर्न्स द ट्रांजिशंस। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सिलेक्शन रूल्स आपको बता देता हूं। अब देखिए, वो जो हमने पाई कंपोनेंट, सिग्मा कंपोनेंट बताए थे नॉर्मल जी मैन इफेक्ट में स्टार्टिंग में, उन्हें तो लाना है। अभी तक तो हम सिंपल बात कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ रूल्स लगा रहे हैं और उससे उन चीज़ों को जो हमें ऑब्जर्व होते हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहां तक तो कोई बात नहीं। सिलेक्शंस रूल्स गवर्निंग दी ट्रांजिशंस आर, कौन कौन से होते हैं वो देखिए मैं लिख देता हूं। वो ये हैं कि ये जो डेल्टा एम एल है ना, ये 0 या फिर प्लस माइनस 1 होंगे, बट ये 0 to 0 आर नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लो डेल्टा एम एल की वैल्यू 0 है, तो जो डेल्टा एम एल की वैल्यू यहां 0 कर देंगे तो म्यू एल किसके बराबर आ जाएगा, देन म्यू एल दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोट, ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर होगी, और ये हमारा पाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसी इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 कह देता हूं इसको। अब देखिए दूसरी बात हम देख रहे हैं कि इवन डेल्टा एम एल इज इक्वल टू +1, मान लो ये +1 है, यहां पर हम +1 कर दें मान लो, तो फिर बताइए म्यू एल कितना हो जाएगा यहां पर। फिर तो सीधी सी बात है, म्यू एल भी इक्वल टू म्यू नोट माइनस म्यू एल, ये हो जाएगा यहां पर। इसको हम म्यू एल डैश कह देते हैं क्योंकि इस बार हमने +1, तो ये चीज़ आ गई है। दूसरा, अगर हम डेल्टा एम एल के स्थान पर -1 रख दें तो फिर ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू डबल डैश कह देते हैं, ये हो जाएगा म्यू नोट प्लस म्यू एल। यहाँ पर देखिए जब इसको हम -1 रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये चीज़ आ गई। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या आया है। अच्छा, एक और देखिए, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन फ्रॉम द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, जो हमने बताया था ना कि ये ओरिजिनल लाइन है, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ये तो तब था जब फील्ड नहीं लगाया था 0, लेकिन जैसे ही फील्ड लगाते हैं तो यहाँ पर 3 लेवल्स हमें ऑब्जर्व होते थे। ये देखिए, ये हमारा पाई कंपोनेंट है, ये हमारा सिग्मा कंपोनेंट है, ये सिग्मा कंपोनेंट है जो सिमेट्रिकली सिचुएटेड है दोनों तरफ। ये चीज़ हमने आपको पहले बताई दी थी, कोई इसमें बात नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इनके बारे में ये कैसे आते हैं, तो इसका कंप्लीट वीडियो इससे जस्ट पहले वाला है। अब आप यहाँ से देखिए, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम सेंट्रल लाइन क्या था। तो प्यारे बच्चों, इसको देखिए हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा म्यू एंड इट इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एल डैश। देखिए ये है हमारी जो इधर कंपोनेंट है, ये म्यू एल डैश है, ये वाला, और ये जो है ये है म्यू एल डबल डैश, और ये हमारा म्यू नोट। सिर्फ म्यू एल बचेगा जो किसके बराबर होता है, ई बी अपॉन 4 पाई एम। हमने यही तो बताया था कि ये वाला जो कंपोनेंट सिग्मा कंपोनेंट है, ये इससे कितनी डिस्टेंस पर लाई करता है, ई बी अपॉन 4 पाई एम। यही था ना, क्योंकि जैसे अगर मान लो इसकी हम बात करते हैं म्यू नोट, तो ये कितना हो गया, म्यू नोट माइनस ई बी अपॉन 4 पाई एम। ये बात हमने आपको बताई थी। ये तो इस साइड की बात होगी। इसकी बात करें तो क्या करेंगे, म्यू एल डबल डैश माइनस म्यू नोट, उसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। अगर हम उसकी बात करते हैं तो म्यू एल डबल डैश माइनस म्यू नोट।
अब यहाँ देखिए म्यू एल डबल डैश की ये वैल्यू है, यानी कि म्यू नोट प्लस म्यू एल और माइनस म्यू नोट। म्यू नोट से म्यू नोट यहाँ फिर कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ म्यू एल आया। इसकी भी वही वैल्यू है ई बी अपॉन 4 पाई एम। तो प्यारे बच्चों देखिए हो गया ना, ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा ये है ई बी अपॉन 4 पाई एम, इतनी ही दूरी पर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो म्यू नोट प्लस ई बी अपॉन 4 पाई एम। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन अब हम क्वांटम थ्योरी से इन्हें एक्सप्लेन भी कर दिया। हमने देखा कि एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर है उसे हम पाई कंपोनेंट कहते हैं, और इसके दोनों तरफ जो दूसरे और कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, जो सिग्मा कंपोनेंट जो इस सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के जस्ट दोनों तरफ है, इक्वली सिमेट्रिकली सिचुएटेड हैं, वो उनकी ये फ्रीक्वेंसीज होंगी, वो भी आपने देख लिया है। और प्यारे बच्चों ये थी क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल जी मैन इफेक्ट। बहुत ही सिंपल शब्दों में 4 स्टेप में हम लोगों ने काम किया। सबसे पहले फाउंडेशन तैयार की कि एक एटम जो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए माना, उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल की वैल्यू निकाल दी। आप जानते हैं वो कितनी होती है, माइनस ई एम अपॉन 2m इंटू एल, ये था। फिर हमने मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी ली, वो क्या थी, माइनस म्यू एल बी कोस थीटा। अब म्यू एल की वैल्यू हम निकाली, कोस थीटा की वैल्यू उससे निकाल दी थी कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो उसके चारों तरफ प्रेशर करता है, वहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आगे रख दी। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी आ गई। फिर हमने कहा कि जो ट्रांजिशन है वो हायर लेवल से इस लेवल यानी ई एल डबल डैश से ई एल डैश में, ये हमारा इनिशियल लेवल है, ये हमारा फाइनल लेवल है जिसमें ये जंप करता है, ये बता दी। और उसके लिए इस तरह से कुछ सिलेक्शंस रूल लगा दिए, और उन सिलेक्शंस रूल से हमें पता चल गया कि डेल्टा एम एल के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्टेन होती है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, जिसे हम पाई कंपोनेंट कहते हैं। इसके अलावा प्लस एल और माइनस एम जो है उनके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रही हैं यहाँ पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्मा कंपोनेंट, जो कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के दोनों। बिल्कुल सिंपल बात में प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अब आपकी बारी है, आपको ये करना है, पेमेंट नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो भाई, इसमें क्या है। और अगर आप नए जुड़े हैं और चाहते हैं कि पूरी फिजिक्स और सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स आप देखें और एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो 2 हमारे चैनल्स हैं उन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहते हैं कि आपको समय समय पर पता चलता रहे तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं और अपनी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम नॉर्मल जी मैन इफेक्ट पर ही करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के इसी चीज़ को समझाएंगे। इसके जस्ट बाद जल्दी ही हम वो लेक्चर भी आपको डिलीवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।